यह भारतीय कूटनीति एवं विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता है कि भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र के सभी 83 बिंदुओं पर सर्वसम्मति से मोहर लगाई गई। रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती था, लेकिन भारत ने तर्क दिया कि G20 को यूक्रेन में जारी युद्ध का मंच न बनाया जाए, क्योंकि विकासशील देश के समक्ष प्रमुख मुद्दा आर्थिक संकट का है। इस तरह यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए समग्र व स्थायी शांति सुनिश्चित करने की बात कही गई, लेकिन रूस की आलोचना नहीं की गई। हालांकि प्रधानमंत्री ने फिर से दोहराया कि ये युद्ध का समय नहीं है। घोषणा पत्र में परमाणु हमले की धमकी का जिक्र करने के साथ आह्वान किया गया कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए दूसरे देश के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन करें ताकि शांति व स्थिरता सुनिश्चित हो सके। असल में अमेरिका सहित पश्चिमी देश ने इस पर थोड़ी नाराजगी, इस पर थोड़ी सी नरमी भी दिखाई, क्योंकि उनके द्वारा हथियार दिए जाने के बावजूद यूक्रेन कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि रूस अभी भी प्रभावी है। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर समिति बनाना इसलिए भी अहम है कि पिछले 9 महीनों के दौरान जितनी भी G20 की मंत्री स्तरीय बैठकें हुई हैं, उनमें साझा घोषणा पत्र जारी नहीं हो पाया है। लेकिन इस घोषणा पत्र में पिछले 9 महीनों के दौरान भारत की ओर से रखे गए लगभग सभी प्रस्तावों को शामिल किया गया है, जिस पर सबने सहमति जताई है। इस सम्मेलन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारत ने अफ्रीकी देशों के संगठन अफ्रीकी संघ की G20 का सदस्य बनाने की पहल की है, उसमें भी उन्हें सफलता मिली। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इन देशों का समर्थन हासिल करने और वहां अपने प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। अफ्रीकी संघ 55 देशों का समूह है, जिसकी आबादी करीबन 1.5 करोड़ अरब है। ये एक बहुत बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र है जहां भारतीय उत्पादों को बाजार मिल सकता है। वास्तव में बाली शिखर सम्मेलन में अफ्रीका संघ के प्रेसिडेंट ने स्थायी सदस्यता की मांग उठाई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आपसे वादा करते हैं कि अगली बार आपको इसमें शामिल किया जाएगा, और इस बार अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया जाएगा। अफ्रीकी संघ को बहुत देर से G20 की सदस्यता मिली है, ये 10 साल पहले से ही जाना चाहिए था। असल में पहले जितनी संस्थाएं बनी उनमें पश्चिमी देशों का वर्चस्व रहा, इसलिए अफ्रीका को बाहर रखा गया। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करना स्वागत योग्य कदम था। इसके अलावा भारत ने ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील एवं गरीब देशों के हित का ध्यान रखने का मुद्दा उठाया, उससे भी उन्हें स्वीकार किया गया। इसके पीछे की असली बात यह है कि भारत और चीन के बीच इस बात को लेकर प्रतिद्वंद्विता चल रही है कि ग्लोबल साउथ का नेता कौन है। भारत तो हमेशा से ग्लोबल साउथ के हितों की बात कर रहा है। इतना ही नहीं, गुट निरपेक्ष आंदोलन तो भारत ने ही शुरू किया, चीन ने तो किया नहीं। हम तो विकासशील एवं गरीब देशों के पुराने समर्थक हैं। चूंकि चीन के पास बहुत पैसा है, इसलिए उधरी कर्ज देकर ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व करना चाहता है। इसके कारण चीन का प्रभाव ग्लोबल साउथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन भारत ने इस सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के हितों का मुद्दा उठाकर चीन की विस्तारवादी नीति को करारी मात दे दी है। इस घोषणा पत्र में सिर्फ चीन को ही ये सख्त संदेश दिया गया है, बल्कि पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया गया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा भी बताया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण ही आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है। इसमें कहा गया है कि आतंकवादी समूह को सुरक्षित आश्रय संचालन की स्वतंत्रता और आवाजाही और रंग लूटों की भर्ती के साथ साथ वित्तीय, भौतिक और राजनीतिक मदद रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस सम्मेलन में अमेरिका सहित कई देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत से पश्चिमी एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा बनाए जाने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस आर्थिक गलियारे की घोषणा करते हुए कहा कि इसे वैश्विक बुनियादी ढांचे,
निवेश के लिए समझौतेदारी और आवाजाही में सतत विकास को नई दिशा मिलेगी। वैश्विक ढांचे पर निवेश के लिए ये भी आपको बता दें कि साझेदारी के जरिए ग्लोबल साउथ देशों में बुनियादी ढांचे की खाई को पाटने में मदद मिल सकती है। इस कॉरिडोर के निर्माण में भारत, अमेरिका, संयुक्त अमेरिका अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी के बीच साझेदारी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस गलियारे के प्रमुख हिस्से के रूप में हम जहाजों एवं रेलगाड़ियों में निवेश अच्छे से निवेश कर सकते हैं। भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत करते हुए सभी देशों से इसे जोड़ने का आह्वान किया। इसका उद्देश्य जलवायु खतरे से निपटने के लिए हरित ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। अगर ये सफल हो जाता है तो न केवल जीवाश्म ईंधन से छुटकारा मिलेगा बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सफल रहेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर लागू करने के लिए G20 के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहमत हो गए। भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन की सफलता ने साबित कर दिया है कि भारत वैश्विक कूटनीति का नेतृत्व करने में पूरी तरह से सक्षम है। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने और ग्लोबल साउथ के देशों के हित में मुद्दा उठाकर भारत ने वैश्विक जगत में अपना ऊंचा कद किया है। सम्मेलन में सामाजिक आर्थिक विकास, हरित ऊर्जा को लेकर वैश्विक खाद्य संगठन एवं वैश्विक आर्थिक संस्थानों के संचालन ढांचे पर भारत के पक्ष को स्वीकृति भी मिली है।